फ्रेंड्स, अच्छा, लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम में कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं शायद ना बता पाया आपको। तो इसमें ऐसा है कि ये नंबर 9 होती है, ये इधर जो है पॉजिटिव को डिनोट करते हैं, इधर जो है नेगेटिव नंबर को हम जो है डिनोट करते हैं। अब इसका असूल सादा सा याद रख दीजिए कि कोई से दो ऑड इंटीजर के दरमियान एक इवन होता है, और कोई से दो कंसेक्टिव इवन इंटीजर के दरमियान एक ऑड होता है। अब ये बात इसमें पूछी जाती मोस्टली के 0 इवन है या ऑड है। तो भैया आप देखिए यहाँ से 1 भी इवन है, ऑड है, और -1 भी ऑड है। इन दोनों के दरमियान एक नंबर जो है वो इवन होगा, वो 0 है। ठीक हो गया, 0 इवन है या ऑड है तो 0 इवन है। एक तो ये याद रखिए। अब कौन से इवन है? 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, ये बड़े हो गए इवन। बाकी जो है वो ऑड है। ठीक है। अब एक और बात जो यहाँ पर वो मैं कर रहा था वो थी रैशनल इरेशनल की। तो पाई की बात थी, पाई इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो खैर अब आगे प्रोसीड करते हैं हम जरा एंगल की तरफ। एंगल क्या होता है? रे। इसमें मैं 2-3 बातें इसमें फिर बता दूं कि एक होता है लाइन। जो लाइन होती है, दिस वन, ये लाइन है, इसे हम खत कहते हैं उर्दू में। इसे हम कैसे लिखेंगे? ए बी, और इसके ऊपर भी ऐसे ही ड्रा करते हैं लाइन। दूसरी होती है आपके पास, ये लाइन सेगमेंट होता है। इसको हम जैसे ए बी लिखते हैं तो इसके ऊपर इस वे से हम लाइन सेगमेंट जो है ये हिस्सा है सिर्फ इतना सारा जो ए और बी के दरमियान है। इसके दोनों जो है वो एंड हैं। ये भी एक इसका एंड है, दूसरा ये है। जबकि ये जो खत है या लाइन है, इसका कोई एंड नहीं होता। तीसरी बात, एक होता है रे। रे का एक सिरा होता है, दूसरा नहीं होता। यानी एक एंड होता है, यहाँ से स्टार्ट होने का तो हमें पता होता है, एंड होने का हमें कोई पता नहीं है इधर से जाके एंड होगी ये रे। तो कोई सी दो रेज कैसे हों जो कि जिनका एंड जो स्टार्टिंग पॉइंट हो सेम हो, और जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम हो, और वो कोलिनियर ना हो। ठीक है, वो कोलिनियर ना हो, तो एक लाइन में ना हो, तो वो क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं एक एंगल। ठीक है। तो एंगल ज्योमेट्री, इसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी कहते हैं। फिगर दैट इज फॉर्म्ड बाय टू रेज बाय द इंटरसेक्शन। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट के ऊपर, और ये कोलिनियर नहीं है। रेज आर नोन एज द साइड्स ऑफ द एंगल। ये साइड हो गई आपकी, दिस वन ओ ए, एंड ओ बी जो है वो क्या है? साइड द एंगल की। और ये जो पॉइंट जहाँ पर ये एक दूसरे को शेयर कर रही है, ये वर्टेक्स कहलाता है। वर्टेक्स, वर्टिसेस इसकी वो प्लूरल फॉर्म है। तो ये जो है ये आपका एंगल है। एंगल जो हम मेजर करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ऐसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, खिलाफ घड़ी बार। एक्चुअली कोई रेफरेंस तो लेना होता है, जो हमारी अर्थ की रोटेशन है वो क्या है? वो एंटी क्लॉकवाइज है। सो उसको रेफरेंस लेते हुए हमने जो है एंगल को एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव देते हैं, और क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो नेगेटिव होता है। अब टाइप्स ऑफ एंगल की बात करें तो एक होता है एक्यूट एंगल, जिसे कहते हैं हादा जाविया। बचपन में पढ़ते आए होंगे हादा जाविया, ऐसे लिखते हैं हादा, ये हादा जाविया है। हादा जाविया वो एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट जो है वो लेस देन 90 होती है। 90 से छोटा जो एंगल होगा वो क्या होगा? हादा होगा। ये देखिए आपको शक्ल नजर आ रहा होगा, ये जो एंगल है ये क्या है? ये हादा है। कैसे कि भाई 90 का बनेगा तब तो ये बनेगा ना, इस वजह से 90 से कम है इसकी मेजरमेंट। ठीक है, चाहे 89 हो, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 45 हो, 30 हो, 60 हो। ठीक है ना, ये सारे सारे क्या होते हैं? ये होते हैं आपके हाथ जाविये एक्यूट एंगल्स। उसके बाद है राइट एंगल, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, वो राइट एंगल होता है। तो ये लाइन जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान अगर बनता है, या एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के दरमियान,
एंगल बनता है, या 3 डायमेंशन में चल जाए तो तीनों आपस में जो है 90 का एंगल बनाते हैं, एक्स वाई और जी एक्सिस। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल है एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 टू 180, इसके दरमियान हो, 180 और 90 के दरमियान हो, 90 से बड़ा हो, वो क्या है, वो ऑब्ट्यूस एंगल है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल कहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ये जो एंगल है दिस वन, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से बड़ा है, चाहे 100 का हो, 110 हो, 150 हो, व्हाट्सएवर, ठीक है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद स्ट्रेट एंगल है, 180 का जो एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। 180 का एंगल क्या होगा, स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट लाइन एक बनती है, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनेगा वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। यहाँ से हम मेजर करें उधर से, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। ये वाला दिस वन, ये पूरे का पूरा यहाँ से जो एंगल बना है ये आपका 180 का बनेगा, ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। तो उसके बाद ये रिफ्लेक्स एंगल 180 टू 360 के दरमियान जो एंगल होता है, 180 टू 360 के दरमियान जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्यों है, क्योंकि जिस मीडियम से आप बाहर जा रहे हैं ना, बाहर की तरफ, तो उसी में आप वापस आ रहे हैं, ठीक है। जिस मीडियम से जा रहे थे ऑलमोस्ट वहीं से वापस आ रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्स एंगल कितनी उसकी वैल्यू हो सकती है, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम जाते हैं कंप्लीट एंगल पर। तो कंप्लीट एंगल होता है एक पूरा चक्कर मुकम्मल कीजिए, एंगल 360 का बन जाएगा ये। अब एंगल को डिफाइन देखिए, ये सर्कल है, इस सर्कल का ये सरकमफेरेंस है, कौन सा, ये सारा सरकमफेरेंस है। इसके सरकमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो हर एक जो पार्ट है यहाँ पर जो एंगल बनाता है वो क्या होता है, वो 1 डिग्री होता है। तो आपने अगर यहाँ से स्टार्ट किया था ए से, तो मेजर करते आए, फिर यहीं पर ए पर पहुंच आए, तो पूरा एक चक्कर में जो एंगल हो गया वो क्या हो गया, वो कंप्लीट एंगल 360 का हो गया। 360 का मतलब होता है 0, हम वहीं पर पहुंच आए जहां से हम चले थे, ठीक है जी। तो इन एंगल्स के बारे में अगर क्वेश्चन है तो आप कीजिए, फिर मैं प्रोसीड करता हूँ। एंगल कहते हैं एडजेसेंट में, याद रखिएगा ये डी जो है वो साइलेंट होता है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, वो कोई भी हो सकते हैं आपके, जैसे लेट्स से कि हम ये कहते हैं कि एक आपका एक एंगल ये है, जस्ट मैं कहता हूँ 30 का है, ये 40 का है, तो ये दरमियान में रेंज जो है उनकी कॉमन है ना, तो ये एडजेसेंट एंगल एक दूसरे के कहलाएंगे। अपोजिट होते हैं वो, आप समझते हैं कि एक दूसरे के आमने सामने के एंगल, एक एंगल के अपोजिट साइड होती है वो आप समझते हैं एडजेसेंट हो, एक साइड होती है, जैसे वो ट्रायंगल में होती है, तो फिर उसको बात करेंगे। पर एंगल को मेजर करने के दो ही मेथड है या ज्यादा भी है? मेथड कौन से, मतलब डिग्री और रेडियन मेजर करने के, मतलब इस तरह हम एंगल को बताते हैं डिग्री में है या रेडियन, इसके अलावा भी कोई है? मैंने तो दो ही पढ़े। देखिए मेथड नहीं है, वो यूनिट्स हैं, वो एंगल मेजर करने के यूनिट्स हैं, मेथड नहीं है, नंबर 1। और ये एक डिग्री में मेजर करते हैं, एक रेडियन में मेजर करते हैं, और एक रेवोल्यूशन में भी मेजर करते हैं। रेवोल्यूशन आपका 360 के बराबर होता है, तो मोस्टली हम, लेकिन ये जो आपका रेडियन है ये एसआई यूनिट है उसका, लेकिन डिग्री जो है वो ज्यादा यूज होता है। नॉन एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है, रेडियन, डिग्री एंड रेवोल्यूशन। तो फिजिक्स में कहीं तो कम होता है। वो एंगल के लिए नहीं है, वो 3 डायमेंशनल एंगल होता है ना, वो 3 डायमेंशन में चला जाता है। जब आप सफेयर वगैरह की बात करते हैं तब वो हम स्टेडियन यूज करते हैं, जबकि हम 2 डायमेंशन में, जब हम ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, सर्कल की बात कर रहे हैं, लाइन की बात कर रहे हैं, प्लेन प्लेन की बात जब कर रहे हैं ना, तो प्लेन में हमारे पास स्टेडियन यूज नहीं होगा। वो ऐसा होता है कि जैसे कोई भी आपने सफेयर बनाया है,
उस स्फेयर का एक रेडियस है आर। अब इसमें एक ऐसी आप कोन सी बना रहे हैं, इस कोन का ये एरिया, अगर इस कोन का एरिया जो है वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, इस कोन का जो एरिया बन रहा है यहाँ पर स्क्वायर के उसका स्क्वायर जो है आर के स्क्वायर के बराबर हो उसका एरिया, तो तब ये जो एंगल बनता है 3 डायमेंशन में, यहाँ पर एट द सेंटर ऑफ स्फीयर पर 3 डायमेंशनल एंगल, इसको 1 स्टेरेडियन कहते हैं। ये स्पेस में उसमें चला जाता है 3 डायमेंशन में, फिर 2 में नहीं आता ये। ठीक है, ये क्लियर है। से बनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डाल्ट क्या है? डाल्ट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विजिबल है ह्यूमन आई को, क्योंकि ह्यूमन आई जो है वो क्या है, वो एक मखसूस रेंज फ्रीक्वेंसी तक के जो है वो डाल्ट को डिटेक्ट कर सकती है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी या ज्यादा वेवलेंथ या कम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को वो डिटेक्ट नहीं कर पाती। ये याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ताल्लुक जो है वो क्या है, वो इनवर्स है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ताल्लुक है वो क्या है, वो इनवर्स है, इनवर्स एक दूसरे पर। अब डाल्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? कोई भी चीज आपने देखनी है तब भी डाल्ट चाहिए। फोटोसिंथेसिस, ये जो फूड मेकिंग प्रोसेस है इसमें पदार्थ में, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी जो है ये डाल्ट जरूरी है, और जाहिर सी बात है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमें जो है वो ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, ठीक है ना, ये चाहिए। फिर आपका ये जो टेम्परेचर है अर्थ का, इसको मेंटेन करने के लिए भी जो है जाहिर सी बात है कि ये डाल्ट चाहिए। प्रॉपर्टीज इसकी हैं, एक स्पीड ऑफ डाल्ट है तो अप्रोक्सीमेटली जो है ये 299 792 इतने किलोमीटर पर सेकंड से ये जो है ना मूव करती है। इसे हम 3 ज़रब 10 की पावर 5 किलोमीटर या 3 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। तो लाइट जो है वो एज अ वेव बिहेव करती है, एज अ पार्टिकल भी करती है, वो आगे की बातें हैं। खैर वेव बिहेव करेगी तो वेव जो है रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है, ऑब्जर्व भी होती है, डिफ्रैक्ट भी होती है, स्कैटर भी होती है। रिफ्लेक्ट होता है सेम मीडियम में वापस आना, और रिफ्रैक्ट होता है सेकंड मीडियम में दूसरे मीडियम में जाना और अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज करना। और डिफ्रैक्ट होता है ऑब्स्टेकल्स आगे आती हैं तो वहां पर क्या होना, थोड़ा बेंड कर जाना। और बाकी अब ऑब्जर्व भी होती है, स्कैटर भी होती है, टेंडर इफेक्ट भी शो करती है, वो सोल्यूशन वगैरह का है, उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो शेडो क्या है? जब एक डार्क एरिया या कोई ओपैक बॉडी हम रखते हैं, ओपैक बॉडी होता है गैर शफाफ जिस्म रखते हैं, तो डार्क क्या उस वो बॉड जो है बॉडी आपका ट्रांसपेरेंट होगा तो उसमें से लाइट गुजर जाएगी, फिर शेडो नहीं बनेगा। तो शेडो जो है वो ओपैक बॉडी का बनता है, ट्रांसपेरेंट का नहीं बनता। टाइप्स ऑफ शेडो जो है, एक अम्ब्रेला शेडो है, डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शेडो, जब लाइट कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए तो जो शेडो बनता है उसका नाम है अम्ब्रा। और दूसरा शेडो है आपका पिनम्ब्रा। द लाइटर पार्ट ऑफ द शेडो जो है उसको पेनम्ब्रा कहते हैं। तो कास्ट शेडो है फॉर्म्ड ऑन द सरफेस, एंड अटैच शेडो जो होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो खुद बनता है। फिर देखिए कास्ट शेडो होता है जो दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाके या दूसरे पर बनता है, और अटैच शेडो होता है उसी बॉडी के अपने ऊपर ही बन रहा होता है। तो फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं शेडो के साइज को, एक तो डिस्टेंस फ्रॉम लाइट सोर्स, अगर लाइट सोर्स आपका काफी दूर पड़ा है तो आपका शेडो है उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। और क्लोजर ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करते हैं लार्ज शेडो। अब क्लोजर ऑब्जेक्ट देखिए फिर बताएं, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी लाइट के करीब तरीन हो तो शेडो बड़ा शो होता है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट से दूर होगा तो उसका शेडो जो है वो क्या होगा, वो छोटा बनेगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। बाउंसिंग बैक बैक होता है, एक लाइट का उसी मीडियम में वापस आ जाना जिससे आ रही थी। लाइट से कि आप जो है वो क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट करते हैं ऑन अ मिरर,
सरफेस, तो ये वापस उसी मीडियम में आ जाती है, इधर से आ रही थी उसी मीडियम में वापस आ गई। ये आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसमें वो थोड़ा सा कंडीशन भी है कि ये प्लेन है जो है ना, ये आपकी ये प्लेन, ये जो इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट है, और ये वाली जो है ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। और प्लेन के ऊपर यहाँ जो परपेंडिकुलर होता है ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, तब रिफ्लेक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि एक तो ये तीनों चीजें एक ही जगह पर हो, प्लेन पर हो, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही प्लेन में हो। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। ये दो लॉज हैं इसके। ठीक है, रेगुलर के लिए ये वैलिड होते हैं, क्योंकि कवरिंग जो होते हैं वो नॉर्मल के लिए ही वैलिड होते हैं, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होते। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर आप बात करें तो इसमें दो टाइप्स हैं इसकी। रेगुलर रिफ्लेक्शन है, स्मूथ सरफेस होगी, हमवार होगी, बिल्कुल प्लेन होगी, तो क्लियर इमेज प्रोड्यूस होता है, जिसमें मिरर वगैरह हो गए तो उसमें वापस आती है, तो वो तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। दूसरी है डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें सरफेस जो होगी आपकी स्कैटर्ड होगी, रफ होगी, रफ सरफेस होगी, अनइवन सी सरफेस होगी, अनरूदी सी सरफेस होगी, तो जिसमें लाइट जो है स्कैटर होगी। तो उसके बाद जो है लाइट क्या है, जरा देखिएगा कि इससे रिफ्लेक्ट हुई है तो दिस वन, ठीक है, इस वजह से। जबकि जो अनरूल्ड सरफेस होगी उसके ऊपर जब ये लाइट आएगी तो कोई रे कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, इस वजह से कोई जो है इधर आ रही है, तो ये तो एक अजीब सा वो खिचड़ी सी पक जाती है, तो ये डिफ्यूज्ड है। जो हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका फवायद ये है कि वो जगह जहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंच सकती वहां भी लाइट पहुंच जाती है। यानी हम अगर रूम में हैं तो रूम में भी लाइट, अगर विंडोज ना भी हो फिर भी पहुंचा रही है, तो ये किस वजह से आ रही है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से जो है वो आ रही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी एक होता है, उसमें ये होता है कि लाइट के जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, दैट्स से कि ये वाटर है, इधर एक मीडियम है, और दूसरा इधर जो है एयर है, तो हमारी जो है ये लाइट की रे जो है इधर से जा रही थी, तो क्या होगी, ये थोड़ा सा एयर में ये रेयर मीडियम में जाते हुए इधर जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी ये इधर झुक जाती है। फिर एक पॉइंट आता है कि ये रे जो है आपकी इसी इंटरफेस के ऊपर ग्रेज करना स्टार्ट हो जाती है, तो ये जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे की तरफ से, इसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जो ही आपका ये एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो ये लाइट वापस इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस हैं, वो ये है कि आपका जो रे है वो इंटर हो रही हो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। तो याद रखिएगा, जब डेंसर से रेयर में जा रही होती है तो लाइट जो है परपेंडिकुलर या नॉर्मल से अवे हट जाती है, और जब रेयर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। जब नॉर्मल की तरफ मुड़ती है तो जो आपका डेंसर मीडियम होता है उसमें आपको चीजें ऊपर उठी हुई नजर आती हैं, जैसे पानी में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो आपको ऊपर उठा नजर आता है, जबकि उसकी जो गहराई होती है ज्यादा होती है। मिरर होते हैं ये बाथरूम में, कार में, आप पता ही है बहुत सी जगह यूज होते हैं। ऑप्टिकल डिवाइसेस जैसे आपके पास कैमराज हैं, पेरिस्कोप है, ये रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। पेरिस्कोप आप जानते हैं, गैस्ट्रोस्कोप और एंडोस्कोप, ठीक है। तो ये जो है आपके मैदे वगैरह की अंदर से इमेज बना कर दे जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये आपकी पेरिस्कोप वगैरह जो है ये इसलिए भी यूज होती हैं कि कहीं आपने हाई मुकाम पर की बनानी है, आपने पिक्चर या दो की बनानी है, ठीक है, तो पेरिस्कोप के साथ जो है आप उसकी पिक्चर ले सकते हैं, जो वो जगह जहाँ पर आपकी वैसे एक्सेस आम हालात में नहीं है। तो लाइट जो है ये सेंशन है विजन के लिए, और इंटरेक्ट करती है ऑब्जेक्ट के लिए, और उनका शेडो जो है वो क्रिएट करती है। तो ये हमने सिंपल सी बातें की हैं। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एज अ वेव भी बिहेव करती है, एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है। इस बारे में बहुत सारी थ्योरीज जो है चलती रही हैं। न्यूटन ने तो ये कहा था कि जैसे हम
कोई बॉल को दीवार के ऊपर फेंकते हैं तो वापस आती है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन ऐसे है। स्टार्ट में एक कहा गया कि लाइट जो है वो किसी बॉडी पर पड़े, हमारी आंख पर पड़ेगी, आंख से रिफ्लेक्ट होगी और बॉडी पर पड़ेगी और फिर हमें चीज नजर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में एक लाइट जो है वो क्या पड़ती है, पहले ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंख की तरफ आती है और फिर हमें वो चीज जो है वो नजर आती है। उसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर आप अंधेरे में खड़े हो और कोई चीज लाइट में पड़ी हुई है तो वो आपको नजर आ जाती है, क्योंकि लाइट उससे टकराई, उसे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख तक पहुंची। अगर आप जो है रोशनी में खड़े हो और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अंधेरे में पड़ा हुआ हो, तो अंधेरे से जो है वो वहां से लाइट नहीं टकरा के वापस आपकी आंख की तरफ नहीं आ रही, तो अंधेरे में पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं आता। लाइट के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हमने बेसिक सी एक दो बातें की हैं, ज्यादा बातें हमने बिल्कुल नहीं की। तो इन दो टॉपिक्स को जरा यार देखिएगा, एक तो ये लाइट के बारे में है, रिफ्लेक्शन के बारे में, शैडो के बारे में, और दूसरा जो है वो है आपका वो अभी एंगल की बात की थी। एक ये टेंडर इफेक्ट होता है। टेंडर इफेक्ट ये होता है कि जब कभी आपने देखा होगा कि लाइट आप टकराते हैं, किसी भी सोल्यूशन है आपके पास गिलास में रखा हुआ, तो आपने यहाँ इसलिए ट्रे की है तो ये लाइट जो है ऐसे क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, तो उसको टेंडर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप माइंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। मीडियम रोशनी जो है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ टकराती है, वापस उसी मीडियम में जाती है, ये रिफ्लेक्शन है। लाइट जो है एक मीडियम से इंटर होती है दूसरे मीडियम में, तो वो क्या होती है, वो बेंड हो जाती है अवे या टुवर्ड्स जो है नॉर्मल, ये जो है आपकी रिफ्रैक्शन है। और लाइट जो है जब किसी एक ऑब्स्टेकल से गुजरती है या किसी बारीक सी ओपनिंग से गुजरती है, तो ये जो है बेंड हो जाती है अबाउट द कॉर्नर, ये जो है डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन, bending of light around the obstacle is called diffraction. Changing the path from one medium to other medium, entering one medium to other medium, changing the path. ठीक है, deviation from the original path, that is called refraction, refraction, or bouncing back in the same medium is called reflection. ये क्लियर है? और इस तरह लाज होते हैं रिफ्रैक्शन के, तो इसी तरह का जो है वो बराबर होता है या नहीं होता, वो फिर स्नेद का नाम वगैरह यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो वो फिर स्नेल का आप यूज करते हैं उसके लिए, n1 sin theta 1 is equal to n2 sin 1 2 और इस वजह से। जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो फिर स्पीड कम हो जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ऐसी बात है। जैसे आपका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 होता है, बाकी मीडियम्स का भी आप फाइंड कर सकते हैं कि उनमें स्पीड ऑफ लाइट का पता है आपको। स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। चलो जी, इसको मैं आपको पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, इसको जरा रीड कीजिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है तो आप पुट कर दीजिए चैट में।